So now recording is on. Yes sir. दिख रहा है, मैंने कल भी बताया था ना, मुझे बता देना अगर रिकॉर्डिंग ऑन नहीं होगी तो। आज रिकॉर्डिंग ऑन हो गई, स्टार्ट हो रही है रिकॉर्डिंग? Yes sir. Yes, sir. ओके, सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस क्वेश्चन कि जो आज का हमारा क्वेश्चन था, ये जो हम डीपीटी, फिर से मैं एक बार बता दूं, डीपीटी हम लोग कल का डिस्कस कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन कल हमने पेपर में पूछे थे उसी का डीपीटी जो है वो आज हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें एक्चुअली क्वेश्चन इज अबाउट पीपल ऑफ पेरिस, नॉट अबाउट द पीपल ऑफ फ्रांस। अगर पीपल ऑफ फ्रांस की होती तो उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई थी, कहाँ पे? टेंस कोर्ट में उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई थी। लेकिन ये आज के लेक्चर में आएगा, डोंट कंफ्यूज अबाउट दिस थिंग, ये आज के लेक्चर में आएगा ये क्वेश्चन, आपको खुद ब खुद ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके, उन्होंने एक कम्यू नहीं बनाई थी, ठीक है। उसके बाद कोई और क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ओके। विच पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इज नोन एज रेन ऑफ टेरर? हाँ बताइए, रेन ऑफ टेरर का मतलब क्या है? मैंने कल भी बताया ना एक, हाँ ये भी आज आएगा, लेकिन ये इससे पहले भी हमने ये डिस्कस किया है। जब गिलोटिन से डेथ हो देयर गई। वाज एक ऐसा साल आया था जिसमें जो एक बहुत ही मतलब बुरा बदतरीन साल था वो। उस साल में क्या प्रॉब्लम हुई कि वहां का जो रूलर था, उससे पहले जो लुइस 16 था, उसको गिलोटिन किया जाता है। गिलोटिन मतलब उसको काट दिया जाता है उसको। हम एक तरीके से, गिलोटिन होता है एक ब्लेड वाला एक मशीन होती है जिसमें सर अलग किया जाता है। तो दिस वाज द पुनिशमेंट, ये पुनिशमेंट दिया जाता था, ठीक है। तो लुइस 16 को उसी तरीके से मार दिया गया था, वहां पे गिलोटिन किया गया। तो उसके बाद एक साल चला, लुइस 16 को भी 1793 में ही लुइस 16 को क्या है, गिलोटिन किया गया। 1793 में ही लुइस 16 को भी गिलोटिन किया गया, यानी कि खत्म किया गया। और 1793-94 से ही एक साल ऐसा चला जिसमें एक बंदा आया जिसका नाम था रॉबस्पियर। क्या नाम था? रॉबस्पियर नाम था, ठीक है। इस रॉबस्पियर ने एक साल हुकूमत की, एक साल इसने रूल चलाया, और इस एक साल के रूल को कहा जाता है रेन ऑफ टेरर, या सेशन ऑफ टेरर, या ईयर ऑफ टेरर, तीनों कह सकते हैं आप। तो वो यही 1793-94 के बीच में ये एक साल चला था, जिसको कहते हैं रेन ऑफ टेरर, ठीक है। रेन ऑफ टेरर इसी को कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे, ये आज के लेक्चर में थोड़ा सा आएगा, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था। आई थॉट कि आप लोगों को इसका ऑलरेडी कॉन्सेप्ट होगा अच्छे से, लेकिन ये आज क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो ये सारी चीजें थी। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। एक सेकंड, आई एम मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ ये है, हु डिक्लेयर्ड द नेशनल असेंबली इन द टेंस कोर्ट? टेंस कोर्ट में कौन से सबसे पहले आप बता दीजिए, टेंस कोर्ट में कौन से लोग जमा हुए थे? थर्ड स्टेट। सिंपल सी बात है, तो हु डिक्लेयर्ड द नेशनल, उन्होंने तो नेशनल असेंबली दी थी, ये सिंपल सी बात थी। हु डिक्लेयर्ड यानी कि नेशनल असेंबली किन्होंने डिक्लेयर की, किन्होंने बनाई, हु फॉर्म्ड द नेशनल असेंबली? तो इट वाज द थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट मतलब ये वो कॉमन पीपल थे ना, दे वर द कॉमन पीपल। फर्स्ट स्टेट जो था, सेकंड स्टेट क्लैरिजी नोबलिटी, वो तो अलग थे, लेकिन इनके साथ ज्यादा जो है डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इनइक्वालिटी हुई, जिसकी वजह से ये लोग बाहर आ गए और उन्होंने वहां पे एक बहुत बड़ा जो है एजिटेशन स्टार्ट किया, और टेनिस कोर्ट पे बैठ के इन्होंने एक असेंबली बनाई, ठीक है, जिसका नाम रखा इन्होंने नेशनल असेंबली। और ये लोग कौन थे? थर्ड स्टेट वाले लोग थे जो बाहर आ गए, कॉमन पीपल। ओके, तो इसको हम यहीं पे छोड़ दें, अब आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4। एक सेकंड, मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाता हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बताया ना बेटा, एक्चुअली इसका जो आंसर था वो नन आना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली इसका आंसर वहां पे ये 13 लैक्स लिखा था वहां पे, लेकिन वो 13 लैक्स नहीं है, ठीक है, 1.30 लाख है, यानी कि 1,30,000 लोग थे वहां पे, जिनकी पॉपुलेशन किसकी थी? फर्स्ट स्टेट की पॉपुलेशन जो थी वो 1.30 लाख थी। लेकिन आपने नन ऑफ द अबव दिया है, उसमें आंसर वहां दिखा गया है सी, तो दैट्स रॉन्ग, उसको करेक्ट किया जाएगा। जिसने नन ऑफ द अबव दिया है उसका करेक्ट। लेकिन एक्चुअल में जो पॉपुलेशन है, जो फर्स्ट स्टेट की पॉपुलेशन है इन द फ्रांस, अगर हम फ्रांस की बात करेंगे, एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस वाज कितनी थी? 1.30 लाख, यानी कि 1,30,000 लोग थे पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस।
इन द फर्स्ट एस्टेट, अगर हम फर्स्ट एस्टेट की बात करें, सिर्फ फर्स्ट एस्टेट यानी कि क्लैरिजी लोगों की पॉपुलेशन, क्लैरिजी लोगों की पॉपुलेशन 1,30,000 थी। आंसर में सी दिया गया था, लेकिन वो गलती से उसमें हम करेक्ट करके नॉन ऑफ द अबव ही देंगे। ओके, कल के लेक्चर में वो मैंने आपको बताया भी था और मैंने दिखाया भी था, आज मैं उसको फिर से एक बार रिपीट करता हूं। तो चलिए ठीक है, एक बार फिर से मूव होते हैं टुवर्ड्स आवर टुडेज लेक्चर जो आज का है। ओके, देखिए यहां से यहां पर थोड़ा सा नजर डालिए आप। देखिए ये था ना, ये क्वेश्चन था, थर्ड स्टेट डिक्लेयर द इटसेल्फ द नेशनल असेंबली, ये एक क्वेश्चन था, इसका आंसर यहाँ पे था। और उससे पहले थोड़ा सा अगर हम देखेंगे हल्का सा, देखिए मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे हम एबल नहीं होते हैं कि हम यहाँ लिख पाए, दिस इज द प्रॉब्लम। नहीं, हम इसको वापस उसी पे लेके जाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू राइट दियर, हम वहां पे लिख नहीं पाएंगे, दैट्स वाई। सो एक बार फिर से मैं थोड़ा सा आपके लिए रिपीट करूंगा वो वाला स्लाइड जो मैंने दिखाया था आपको, जो पहला वाला स्लाइड था, ये वाला स्लाइड मेनली। देखिए इसकी तरफ थोड़ा सा सब लोग ध्यान दीजिए अच्छे से, और एक बार हर चीज जो यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है वो देख लीजिए। सबसे पहले अगर देखेंगे तीनों स्टेट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ऑल द 3 स्टेट्स वर एक्सप्लेन हियर, सारे के सारे स्टेट्स यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। देखिए पॉपुलेशन ऑफ फर्स्ट स्टेट जो थी वो कितनी थी, 1,30,000, यानी कि 1,30,000 पॉपुलेशन ऑफ फर्स्ट स्टेट। सेकंड स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो कितनी है, 1,10,000। अबाउट थर्ड स्टेट की पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 2.5 करोड़, यानी 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन की। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन आपका यहाँ का आंसर हो गया था, इसका यही था आंसर। लेकिन वहां पे थोड़ा सा गलती से उसमें 1.30 करोड़ नहीं, वो 30 लाख नहीं लिखा है, तो आपका जो आंसर है नॉन ऑफ द अबव वो मेनली है इसका आंसर। अब देखिए आज जो है हमारा मेन लेसन जो है, मेन लेक्चर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। ये है वो टेंस कोर्ट, दिस वाज एक्चुअली द प्लेस दैट्स नोन एज द टेंस कोर्ट, जहाँ पे लोग मिले थे और जहाँ पे इन लोगों ने स्टार्ट किया था एजिटेशन। आप देख सकते हो इसी फिगर से आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि ये एक लॉन था, ये एक टेंस कोर्ट था, जहाँ लोग आपस में मिले थे और इन्होंने नेशनल असेंबली वहां पे बनाई थी, नेशनल असेंबली को वहां पे स्टार्ट किया था। नाउ 4 फेजेस पीरियड्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये 4 पीरियड है। यहाँ से आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, आप अपना रफ और कॉपी जो पेन और सामने रखिए, और ये चीजें थोड़ी थोड़ी कुछ है इनको मेंटेन करे रखिए, बाकी मैं आपको बाद में टाइम दे दूंगा, आज के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो नेशनल असेंबली सबसे पहले ये कब बनी, 1789 1791, दिस इज द टाइम। देखिए सिर्फ आप यहाँ पे डेट रखिए, आगे हम हर एक चीज को अलग अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली 1791 1792, उसके बाद कन्वेंशन 1792 1795, एंड उसके बाद डायरेक्टरी 1795 1799, और इसके बाद 99 के बाद किसका रूल आता है, नेपोलियन बोनापार्ट का रूल आता है। वेरी गुड, ठीक है। तो ये 1815 है 18 हाँ टिल 1815, वेरी गुड, टिल 1815 जब बैटल ऑफ वाटरलू होता है, और बैटल ऑफ वाटरलू में उसको हरा दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है उसको। तो अब जब हम पढ़ेंगे पहला नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली को हम पढ़ेंगे कि ये पहला स्टेज है, पहला पीरियड था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। ठीक है, तो नाउ यू हैव टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स एंड यू हैव टू राइट डाउन एंड नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स। नेशनल असेंबली 1989 1791, लुइस 16 डिड नॉट एक्चुअली वांट टू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लुइस 16 जो था, लुइस 16 का ये मानना नहीं था कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो जो लिखा जाए, यानी कि वो ये चाहता था कि जो गवर्नमेंट मेरी है, जो हुकूमत मेरी है, बस यही रहे, इसी तरीके से रहे। वट एवर द प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज आई हैव मेड फॉर द पीपल, एंड दिस प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज शुड बी फॉलोड बाय द पीपल, ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर लोगों को फॉलो करनी ही है। इसीलिए क्या कहता था वो नहीं चाहता था कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बने जो लोग बनाए खुद से,
ठीक है, क्योंकि उसको पता था अगर ऐसी चीज होती तो उसकी मोनार्की जो थी, उसका रूल जो था वो खत्म हो जाता। देन द सेकंड थिंग, व्हेन न्यूज ऑफ हिज प्लान टू यूज मिलिट्री फोर्स अगेंस्ट द नेशनल असेंबली रीच्ड पेरिस ऑन, यहाँ पे देख लीजिए ये वाला कॉन्सेप्ट जो था, जहां मैंने कहा कम्यून, ठीक है, कम्यून जो था, जब ये न्यूज पहली इसने देखो, जब लोगों ने अपनी एक नेशनल असेंबली कायम कर दी, नेशनल असेंबली टेनिस कोर्ट में बना दी, तब ये न्यूज जब लुईस 16 के पास पहुंची तो उसने क्या किया, उसने अपने फोर्सेस को ऑर्डर दे दिया कि आप जाओ और टेनिस कोर्ट में जितने लोग हैं उनको बंद करो, मारो, जो भी करो, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को, नेशनल असेंबली को किसी भी तरीके से रोक लो, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये लुईस 16 ने ऑर्डर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो असेंबली लोगों ने बनाई है, नेशनल असेंबली लोगों ने बनाई है, वो यहाँ पे जारी हो, वो यहाँ पे कायम हो, क्योंकि उसका रूल खत्म हो जाता। तो ये न्यूज जब उसने अपने फोर्सेस को ऑर्डर दे दिया और उसके फोर्सेस जो है वो नेशनल असेंबली के थ्रू चलने लगे और वहां पे लोगों को जो है उनको जो भी टॉर्चर करना था वो स्टार्ट करना चाह रहे थे। तो ये न्यूज कहाँ पे पहुंची, ये न्यूज पहुंची पेरिस में। पेरिस में जब पहुंची ये न्यूज ऑन 14 जुलाई 1789 में, जब ये न्यूज पहुंची तो वहां पे क्या हुआ, एक जगह है बेस्टल, पेरिस में एक जगह बेस्टल है, तो वहां पे लोग स्टॉर्म्ड, यानी कि एक साथ झुंड में जमा हो गए और वहां पे एकदम से पूरा का पूरा मतलब जो है एजिटेशन स्टार्ट हो गया, नारेबाजी स्टार्ट हो गई लुईस 16 के खिलाफ। क्योंकि पेरिस में भी लोग थे जो कॉमन पीपल को, यानी कि थर्ड स्टेट पीपल को सपोर्ट करते थे, वो भी इस नेशनल असेंबली को सपोर्ट करते थे, वो चाहते थे कि ये नेशनल असेंबली किसी तरीके से बने ताकि जो लुईस 16 का ये मोनार्की रूल है ये खत्म हो जाए। लेकिन लुईस 16 ने जब ऑर्डर दे दिया अपनी आर्मी को कि तुम लोग चले जाओ, नेशनल असेंबली को किसी तरीके से बंद कर दो, नेशनल असेंबली को खत्म कर दो, ठीक है, तो ये न्यूज जब पेरिस पहुंची और पेरिस में जो लोग थे बेस्टल में, उन्होंने वहां पे एजिटेशन स्टार्ट कर दिया। देन द सेकंड थिंग, अब जो है अपराइजिंग, यानी कि अपराइजिंग इन पेरिस। अब पेरिस में क्या क्या हो गया, किस किस तरीके से वहां पे क्या क्या चीजें हुई, जो वहां पे जब न्यूज पहुंची कि नेशनल असेंबली को बंद कर दिया जाएगा, नेशनल असेंबली को जो वहां लोग हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा, तो अब वह क्या हुआ, देखो ये है वो चीज, पीपल ऑफ अपराइजिंग इन पेरिस। अब पेरिस में क्या हुआ उसके बाद, पीपल ऑफ पेरिस सीज्ड वेपन्स फ्रॉम द बेस्टल। सबसे पहले जो फ्रांस में वेपन्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, जितने भी आर्मी के पास, जितने फोर्सेस के पास जो भी वेपन्स हुआ करते थे वो बेस्टल से आते थे, फ्रांस में, ठीक है, पेरिस से आते थे वो, पेरिस से आते थे, वो जाते थे फ्रांस में, जो भी वहां सिक्योरिटी फोर्सेस होते थे। सबसे पहले इन्होंने किया है बेस्टल में जितने वेपन थे इन्होंने सीज कर दिए, इन्होंने वेपन भेजना बंद कर दिया। उसके बाद जुलाई 14 1789 में क्या हुआ, लोगों ने एजिटेशन स्टार्ट कर दिया पेरिस में। पेरिसियंस ऑर्गेनाइज्ड देयर ओन गवर्नमेंट व्हिच दे कॉल्ड कम्यून। दिस इज द पॉइंट, पेरिस में लोगों ने वहीं पे बेस्टल में एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना दी, एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना दी, यानी कि अपनी मतलब अपनी एक गवर्नमेंट बना दी, जिसका नाम रखा इन्होंने कम्यून, COMMUNE, कम्यून। इट्स एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी, ये कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है, इन्होंने नाम रखा इसका कम्यून। देन स्मॉल ग्रुप्स, जिसका नाम रखा इन्होंने फंक्शंस, कंप्लीटेड टू कंट्रोल द सिटी ऑफ पेरिस। छोटे छोटे ग्रुप्स इन्होंने वहां पे बनाए जिनका काम ये था कि वो पेरिस को कंट्रोल करे, जितने भी पेरिस के जितने भी पॉलिसीज, जो भी कुछ हो रहा था वहां पे, वो सारे का सारा निजाम कौन संभाले, ये फंक्शन संभाले, ठीक है। ये सबसे पहला अपराइजिंग था पेरिस में, जब इनको ये पता चला कि नेशनल असेंबली के खिलाफ लुईस 16 ने अपनी आर्मी को भेजा और लुईस 16 नेशनल असेंबली को खत्म करने जा रहा है। देन ये पेरिस की बात है, सिर्फ ये पेरिस की बात है, ये पेरिस में हो गया था। पेरिस में सबसे पहले 14 जुलाई 1789 में अपराइजिंग स्टार्ट हो गई। बेस्टल में जितने भी वेपन फ्रांस में डिस्ट्रीब्यूट होते थे वो वेपन सीज कर दिए गए, और पेरिस में इन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, अपनी एक गवर्नमेंट बनाई, जिसका नाम रखा इन्होंने कम्यून, और छोटे छोटे कुछ फंक्शंस बनाए, यानी कि स्मॉल ग्रुप्स बनाए, जिनका ये काम था कि जो पेरिस में जो भी निजाम था वो संभाले, वहां पे कंट्रोल करे, जो भी फंक्शन पेरिस में हो रही थी वो सारा का सारा जो फंक्शन करे, कौन, ये फंक्शन, ये ग्रुप, छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप। देन इसकी वजह से ये जो पेरिस में, ये बेस्टल में ये सब, ये जो अपराइजिंग हुई, इसकी वजह से अब फ्रांस में क्या हुआ, अब फ्रांस में क्या हुआ देखिए, अपराइजिंग स्प्रेड थ्रू आउट द फ्रांस। अब थ्रू आउट द फ्रांस, इसकी वजह से, ये बेस्टल और पेरिस की वजह से अब पूरे फ्रांस में एक तहलका मचा था। क्या मचा था, सबसे पहले नोबल्स वर अटैक्ड, जितने भी नोबल्स होते, जहां भी नोबल्स थे, नोबल्स कौन सा स्टेट है, वेरी गुड, नोबल्स। अब देखो यहाँ पे इसकी वजह से, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात है, अगर इसको हम रिलेट करेंगे ना यहाँ पे, कि जब इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ था
जब बंगाल पार्टीशन हुआ था, कब हुआ था बंगाल पार्टीशन, कोई बताएगा? 1905। 1905 में जब बंगाल पार्टीशन हुआ था, तो उस बंगाल पार्टीशन में जहां जहां ब्रिटिशर्स ने जब पार्टीशन किया था बंगाल का, तो उसमें जो अफेक्टेड हुए थे वो कुछ ज्यादातर लार्ज अमाउंट में मुस्लिम्स थे जिनके ऊपर अत्याचार किया गया। तो पूरे मुल्क में जहां जहां मुस्लिम्स थे वहां वहां मुस्लिम्स ने अपराइजिंग स्टार्ट कर दी। स्टार्ट हुआ था बंगाल में। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे खिलाफत मूवमेंट, जब ब्रिटिशर्स ने खलीफा के खिलाफ, तुर्किश खलीफा के खिलाफ जो उन्होंने एक्शन स्टार्ट किया था, एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया था, जहां जहां दुनिया में मुस्लिम थे, उस वक्त इंडिया में ब्रिटिशर्स की हुकूमत चल रही थी, तो जहां इंडिया में भी उस वक्त मुस्लिम थे, तो मुस्लिम ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाई। तो इट्स एक्चुअली इसी तरीके से जब नेशनल असेंबली के खिलाफ फ्रांस में लुइस 16 ने एक एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया था, अपनी आर्मी को कहा था कि तुम लोग जाओ और वहां पे जो है नेशनल असेंबली को किसी तरीके से रोको, लोगों को, चाहे आप लोगों को जो भी आपको इजाजत है, चाहे आप मारो, जो भी करो, लेकिन नेशनल असेंबली के उस कॉन्स्टिट्यूशन को रोक दो। तो पेरिस में इसकी जगह से अपराइजिंग स्टार्ट हो गई। अब पेरिस में जब हुई तो जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट किसके पड़ा, पूरे फ्रांस पे पड़ा। सबसे पहले ये देखा गया फ्रांस में जहां जहां नोबल्स थे, यानी कि सेकंड स्टेट जहां थे, उन पे अटैक किया गया। अटैक कौन कर रहा था? थर्ड स्टेट वाले। और पेरिस के लोग जो पेरिस पेरिस में रहते थे वो भी अटैक कर रहे थे। दूसरी चीज, रिकॉर्ड्स ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ओन टैक्सेस वायर डिस्ट्रॉयड। जो जो मैंने कल भी कहा था, फ्यूडल ड्यूज यानी कि वो जो एक ऐसा हर एक कमोडिटी पे टैक्स लगता था, और साथ साथ बाकी टैक्सेस, जितने भी टैक्सेस वहां पे थे, सबको डिस्ट्रॉय किया गया। कोई अब टैक्स नहीं दे रहा था। टैक्सेस जो लोगों पे लग रहे थे, जो कॉमन पीपल पे वहां टैक्सेस लग रहे थे, सब ने अपने टैक्सेस बंद कर दिए। कोई टैक्स नहीं दे रहा था। ये कहा कि ठीक है, जो गवर्नमेंट चाहे, जो लुइस 16 चाहे कर ले, लेकिन हम लोग अब टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि हमने जो अपना काम स्टार्ट किया था, हमने नेशनल असेंबली फ्रेम कर दी थी, इसलिए क्योंकि हमें एक अपनी गवर्नमेंट बनानी थी, हमारा भी अपना राइट है रहने का यहाँ पे, तो वो राइट हमसे छीना गया है। तो उसका एक इफेक्ट पड़ा, पेरिस पेरिस के इस अपराइजिंग का इफेक्ट पड़ा ये भी, कि जो टैक्सेस कॉमन पीपल दे रहे थे, थर्ड स्टेट दे रहे थे, उन्होंने उस टैक्स देने को बंद कर दिया, लुइस 16 को। उसके बाद तीसरा पॉइंट, मनी नोबल्स फ्लिड द कंट्री बिकेम नून एज इमर्जीज। याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आता है, इसको याद रखिए बेटा। बहुत सारे ऐसे नोबल्स थे जो फ्लिड मतलब निकलना, भागना, फ्रांस से वो चले गए। उन्होंने अपना बोरिया बिस्तारा बांधा और चले गए। क्यों? उनको पता था अब यहाँ बहुत एजिटेशन स्टार्ट हो गया। कॉमन पीपल वो कम से कम 2.5 करोड़ पीपल है, एंड दैट्स नॉट ए जोक। उनको ये पता था अगर हमने इनके खिलाफ कोई भी एक्शन ले ली और हमने इनके खिलाफ कोई भी ऐसा कुछ मसला किया, तो ये तो 2.5 करोड़ पीपल हैं, इनकी एक एक थप्पड़ भी हमारे लिए बहुत काफी है। 2.5 करोड़ लोग हैं ये, हम तो सिर्फ 1 लाख 2 लाख के अंदर में रेंज है। तो इसी वजह से नोबल्स जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा, बहुत सारे नोबल्स, और कंट्री से भाग गए। और इनका कंट्री से भागना अब ये बन गए इमिग्रीज। याद रखना, इमिग्रीज मतलब होता है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का जो प्लूरल होता है, सिंगुलर हो गया इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मतलब एक, इमिग्रीज मतलब बहुत सारे जो इमिग्रेंट होते हैं। इमिग्रेंट मतलब अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में रहना, दिस इज कॉल्ड द इमिग्रीज। और तीसरा पॉइंट, लुइस 16 वाज फोर्स्ड टू फ्लाई द न्यू ट्राई कलर फ्लैग ऑफ फ्रांस। लुइस 16 को यह कहा गया, अब तक जो वहां पे फ्रांस का जो झंडा था वो लुइस 16 का अपना था, जो उसका डायनास्टिक वो झंडा था, फ्लैग था, उसकी फैमिली, उसके आबाओ अजदाद का जो झंडा था वहां पे वही चल रहा था। क्यों? क्योंकि मोनार्की थी। लेकिन अब लुइस 16 को फोर्स कर दिया गया, भैया अब तुम्हारा यहाँ झंडा नहीं रहेगा, अब यहाँ झंडा रहेगा अपनी कंट्री का। जो नेशनल असेंबली यहाँ पे झंडा बनाएगी वही फ्रांस को रिप्रेजेंट करेगी। तो न्यू फ्लैग भी स्टार्ट कर दिया गया, न्यू फ्लैग को, यानी कि ट्राई कलर। ठीक है, जैसे इंडिया का अपना ट्राई कलर है, इसी तरीके से फ्रांस का भी अपना ट्राई कलर है, जो स्टार्टिंग में मैंने इस पीपीटी का स्टार्टिंग में मैंने दिखाया है, वो ट्राई कलर मैं दिखा दूंगा फिर से आपको। तो दीज आर द 4 थिंग्स जो फ्रांस में स्टार्ट हो गए थे। ये अपराइजिंग जो फ्रांस में हुई थी, ये अपराइजिंग किसकी वजह से हुई? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द पेरिस। क्योंकि पेरिस में जब ये न्यूज पड़ी कि नेशनल असेंबली को लुइस 16 अटैक करने जा रहा है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो गई। नोबलिस्ट को अटैक कर दिया गया, टैक्सेस को लोगों ने बंद कर दिया, और नोबलिस्ट जो है वो फ्रांस से फ्ली हो गए, यानी कि फ्रांस से निकलने लगे, और उनको कहा गया फिर इमिग्रीज, और लुइस 16 को कहा गया कि आपको यहाँ पे एक न्यू फ्लैग लाना है जो अब फ्रांस का अपना फ्लैग रहे। नाउ अब अगर हम आगे देखेंगे,
गुड बाय वर्सलीज, यानी कि गुड बाय वर्सलीज का मतलब क्या हो गया? अब वर्सलीज किसका पैलेस था? लुई 16। Very good. अब देखो, इससे पहले जो हमने ये पढ़ा था, इससे पहले जो हमने ये वाला डिस्कशन किया है, इससे आपको आइडिया आया होगा कि जो लुई 16 का अब यहाँ पे खात्मा होने लगा था, क्योंकि जब उसको फ्लैग भी होस्ट करना था वही जो नेशनल असेंबली कायम कर रही थी, और उसके नोबल्स वाले भी वहां से भाग रहे थे, लोग टैक्सेस देना भी बंद कर रहे थे, और नोबल्स पे अटैक भी हो रहा था। अब लुई 16 को ये समझ में आ रहा था कि अब मेरी हुकूमत के ज्यादा दिन नहीं है, अब मैं ज्यादा देर यहाँ पे नहीं टिकूंगा, ठीक है। तो ये अब उसको पता चल गया था ये सारी चीजें। तो इसी के साथ क्या हो गया, अब वर्सलीज का खात्मा होने लगा था। गुड बाय वर्सलीज मतलब एड्यू वर्सलीज, एड्यू का मतलब होता है गुड बाय, ठीक है। वर्सलीज का खत्म होना, खात्मा हो गया, एंड ऑफ द वर्सलीज। कैसे? देखिए, पर्शियन कम्यून, जो अभी हमने, कम्यून कौन थे अभी बताइए, अभी हमने पढ़ा है कम्यून कौन थे? पर्शियन की अपनी गवर्नमेंट। वेरी गुड। जो पर्शियन लोगों ने बेस्टल में बनाई थी, जब बेस्टल में अपराइजिंग हो गई थी, तो कम्यून जो है, कम्यून वाज एक्चुअली द गवर्नमेंट ऑफ द पर्शियन पीपल, दे फॉर्मड देयर, जो उन्होंने खुद की गवर्नमेंट बनाई थी। पर्शियन कम्यून feared that Louis XVI would have foreign troops invade France to put down the rebellion. पर्शियन कम्यून जो था, ये जो पर्शियन गवर्नमेंट थी, ये लोग इस चीज से डर रहे थे कि कहीं लुई 16 फॉरेन ट्रूप्स यानी कि दूसरे मुल्क से ट्रूप्स को ना बुलाए और यहाँ पे हमारे साथ क्या करे, लड़ाई करे, रेबलियन करे, इन्वेड करे, फ्रांस को फिर से अपनी हुकूमत में ना ले। ये पर्शियन कम्यून सोच रहे थे, समझ रहे थे। उनको ये लग रहा था कि शायद जो है जो लुई 16 है वो दूसरे मुल्क से ट्रूप्स को ना बुलाए और हमारे यहाँ फिर से एक बार फ्रांस को इन्वेड करे, यानी कि यहाँ से इन्वेड करे, एक बार फिर से इसको फतेह कर ले, कब्जा कर ले। देन लुई 16's वाइफ मैरी एंटोनिटी वाज द सिस्टर ऑफ ऑस्ट्रियन एम्पायर। याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल क्वेश्चन में आ सकता है ये चीज कि मैरी एंटोनिटी जो थी वो किसकी सिस्टर थी। तो एक्चुअली उस वक्त जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया के जो एम्पायर थे उसकी बहन थी मैरी एंटोनिटी, और मैरी एंटोनिटी कौन थी? लुई 16 की वाइफ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, देखो ये चीज थी जिसकी वजह से इसको ये पता था कि शायद पर्शियन कम्यून को इसलिए लग रहा था कि ऑस्ट्रिया से या दूसरे मुल्क से जो है लुई 16 फोर्स ना बुला लें, क्योंकि इसको पता था, इनको पता था इसकी जो वाइफ है वो सिस्टर है किसकी? ऑस्ट्रियन एम्पायर की। अगर वो ऑस्ट्रियन एम्पायर के सिस्टर हैं तो जाहिर सी बात है लुई 16 शायद उससे भी मदद मांगता, उससे कहता कि मुझे अपने ट्रूप्स को दे दो, अपनी आर्मी को दे दो, मुझे फ्रांस को फिर से अपने कब्जे में लेना है। इसकी वजह से लग रहा था पर्शियन कम्यून को, यानी कि पर्शियन गवर्नमेंट को, कि लुई 16 फिर से इन्वेड ना कर ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद क्या हुआ? ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन अटैक्ड वर्सलीज। एक छोटा सा ग्रुप था वुमेन्स का, उन्होंने वर्सलीज को अटैक कर दिया ऑन अक्टूबर 5 1789। 1789 में एक ये जो वुमेन्स थे ना, ये एक्चुअली थर्ड एस्टेट की वुमेन्स थी, थर्ड एस्टेट की वुमेन्स थी। इन्होंने अटैक किया, किस पे अटैक किया? वर्सलीज पे, यानी कि पैलेस ऑफ जो इसका लुई 16 का जो पैलेस था उस पे इन्होंने अटैक कर दिया। A group of women from the third estate attacked the Versailles, यानी कि पैलेस ऑफ लुई 16 on October 5 1789। इससे क्या हुआ? Forced royal family to relocate to Paris along with the National Assembly। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि जो वहां पे जो रॉयल फैमिली थी उसको इन्होंने क्या किया? रिलोकेट किया, यानी कि दोबारा से इनको कहा कि आप लोग यहाँ से भाग जाओ और अपने जितने भी यहाँ पे आपके जितने भी लोग हैं उनको अपने साथ लेके जाओ पेरिस अलॉन्ग विद द नेशनल असेंबली, ठीक है। नेशनल असेंबली के साथ आपको वहां जाना। ये कौन कह रहा है? एक्चुअली फोर्स्ड रॉयल फैमिली टू रिलोकेट टू पेरिस अलॉन्ग विद द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के साथ, यानी कि नेशनल असेंबली का टैग लेके आपको वापस जाना है कहां पे? पेरिस में। नॉट एज अ मोनार्की, नॉट एज अ मोनार्की किंग्स, नॉट एज द रूलर्स ऑफ द फ्रांस, बल्कि आपको वापस फ्रांस पेरिस जाना है। इसलिए पेरिस जाना है क्योंकि आप लोगों का यहाँ पे रूल खत्म हो गए। नाउ यू हैव टू रिलोकेट, आपको वापस रिलोकेट जाना है, कहां पे जाना है? पेरिस में, विद द टैग ऑफ नेशनल असेंबली, नॉट द टैग ऑफ मोनार्की। मोनार्की का टैग लेके नहीं, नेशनल असेंबली का टैग लेके जाना है। और दूसरी चीज, रॉयल फैमिली स्पेंड नेक्स्ट सेवरल इयर्स इन द ट्यूलरीज पैलेस एज वर्चुअल प्रिजनर्स। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि रॉयल फैमिली जो है, इनको पहले तो ये कहा गया था कि आप वापस पेरिस चले जाओ। कुछ तो ऐसे थे जो चले गए, लेकिन कुछ ऐसे थे जो वहीं पे रह गए, जिनकी नेक्स्ट लाइफ
फ्रांस में जब नेशनल असेंबली कायम हो गई तो बहुत सारे ऐसे लोग थे रॉयल फैमिली के, रॉयल फैमिली इन द सेंस पैलेस ऑफ वर्सलीज, पैलेस ऑफ वर्सलीज के बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको फिर बंद कर दिया गया, जिनको फिर बंद कर दिया गया पैलेस एज वर्चुअल प्रिजनर्स। ठीक है, वो वहां पे ऐसे रहे, ऐसे बंद रहे कि जेल में वो बंद नहीं थे, यानी कि अपने मकानों में, अपने घरों में ही वो कैद थे। अब उनको इजाजत नहीं थी कि वो बाहर निकलते। दिस वर अबाउट द कंडीशन। हाँ हाँ हरी। सर ऐसा मतलब क्यों हुआ कि मतलब रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स थे उनको ऐसे प्रिजन्स में कर दिया? हाँ इट वाज एक्चुअली क्योंकि वो लोग जो थे वो लोग बिलोंग करते थे ना वर्सलीज को। वर्सलीज जो था वो लोग वो पैलेस था किसका, लुइस 16 का। तो लुइस 16 के थ्रू ही तो वहां पे रूल चल रहा था ना एज अ मोनार्की। अब जो थे इनको इसलिए कॉमन पीपल यानी कि नेशनल असेंबली के थ्रू इनको घरों में कैद कर दिया गया, क्योंकि इनको पता था अगर इन लोगों को खुला रखा, इनको मतलब कॉमन पीपल के साथ मिलजुल कर रहने लगे ये लोग, तो ये लोग फिर से कहीं मोनार्की ना स्टार्ट कर दे, ये लोग फिर से हमें अपने अंडर कब्जे में ना ले। तो नेशनल असेंबली ने अपना एक सिक्का जमा के रखा था। अब नेशनल असेंबली की वहां गवर्नमेंट स्टार्ट होने जा रही थी, तो जिसकी वजह से जो भी रॉयल फैमिली थी यानी कि वर्सलीज में रहने वाले जितने भी लोग थे उनको इन्होंने कैद में बंद रखा, अपने घरों में ही, वर्चुअल प्रिजनर्स यानी कि अपने घरों में ही बंद करके रखा, ताकि ये लोग बाहर ना निकले और फिर से ये लोग जो है मोनार्की का रोल फिर से स्टार्ट कर दें। हाँ Tuileries Palace was in France or Paris? It was basically where the Bastille was. हाँ इट वाज एक्चुअली द वेल बेस्टाइल वाज, इट वाज एक्चुअली ए टुइलेरीज पैलेस जो था ये एक वर्चुअली प्रिजनर्स के लिए वहां पे बनाया गया था, जहां पे लोग बंद थे, कैद खाने में थे। वर्सलीज पैलेस जो था वो फ्रांस में था, और ये जो टुइलेरीज पैलेस था ये एक्चुअली बेस्टल, जो बेस्टल यानी कि पेरिस में था, उसी के बराबर में ये था एज ए पैलेस। और वहां पे जो है इनको रॉयल फैमिली के लोगों को बंद कर दिया गया, यानी कि बंद कर दिया गया मतलब एज ए प्रिजनर्स रखा गया, ताकि वो लोग लॉकडाउन जैसे होता है ना घरों से बाहर ना निकले, इस तरीके से उनको बंद कर दिया गया था। ठीक है, ओनली बिकॉज ऑफ द फियर, क्योंकि इनको पता था ये था ना, ये पर्शियन कम्यून जैसे गवर्नमेंट, इनको ये लग रहा था ना कि लुइस 16 कहीं फिर से हम पे हमला ना कर दे। दैट वाज द फियर, इन पे फियर ये था। तो इसी वजह से ये हर कोई भी कोताही नहीं कर रहे थे, कहीं से ये लोग मिस्टेक नहीं कर रहे थे, ताकि फिर से एक बार मोनार्की ना लॉन्च हो यहाँ पे। देन आफ्टर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो एक और चीज हम अब पढ़ेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दिस नाउ। अब जो नेशनल असेंबली एज ए गवर्नमेंट अच्छे से फ्रांस में स्टार्ट होने लगी थी, अब जो है चेंजेस अंडर द नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली के अंदर चेंजेस क्या आ रहे थे, अब नेशनल असेंबली कौन कौन से चेंजेस फ्रांस में ला रहे थे, क्योंकि मोनार्की का टाइम खत्म होने जा रहा था। सबसे पहले बात, सबसे जो उन्होंने किया, एबोलिशमेंट ऑफ द गिल्ड्स एंड लेबर यूनियन। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहला उन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली ने सबसे पहला स्टेप ये किया, जितने भी वहां पे लेबर यूनियंस थे, गिल्ड मतलब हो गया ग्रुप्स, वन टाइप ऑफ ग्रुप्स हम कह सकते हैं, या वन टाइप गिल्ड होता है एक प्लेटफॉर्म जो मोनार्की में स्टार्ट हुआ था। जैसे नोबल और क्लर्जी थे, इनका अलग अलग एक गिल्ड था, अलग अलग एक ग्रुप था। सबसे पहले नेशनल असेंबली ने इसको खत्म कर दिया, एबोलिश कर दिया, लेबर यूनियंस को और गिल्ड को, इनको खत्म कर दिया। उसके बाद एबोलिशन ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, जितने भी प्रिविलेजेस, स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रहे थे, प्रिविलेजेस किनको मिल रहा था, फर्स्ट एंड सेकंड। वेरी गुड, फर्स्ट एंड सेकंड को प्रिविलेज मिल रहा था। तो सबसे पहले नेशनल असेंबली ने इसको भी खत्म कर दिया, अब प्रिविलेज किसी को नहीं मिल रहा था। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन जो ये लोग लिख रहे थे, जो इन्होंने फ्रेम किया था, उसको इन्होंने लागू कर दिया। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, मैन के राइट्स इन्होंने स्टार्ट कर दिए वहां पे। वाई मैन, इन्होंने मैन क्यों कहा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी एक चीज थी, फ्रांस में ये भी थी, वहां ये लोग वोमेन्स को इतना ज्यादा अप्राइज नहीं कर रहे थे, ये लोग वोमेन्स को इतना ज्यादा जो है अपलिफ्ट नहीं कर रहे थे। हालांकि वहां नेशनल असेंबली भी आई थी, नेशनल असेंबली भी कायम हो गई थी, इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन तब भी ये लोग सिर्फ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन की बात कर रहे थे, नॉट अबाउट द वुमेन। ठीक है, तो मैन की इसलिए बात कर रहे थे, इनका ये सोचना था कि कमाने वाले जो लोग हैं वो मैन होते हैं,
घर से बाहर जाने वाले लोग हैं वो मैन होते हैं, लड़ने वाले जो लोग हैं वो मैन होते हैं, ट्रूप्स मेनली जो वो मैन होते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने कहा कि अब मैन के कुछ राइट्स दिए जाएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से राइट्स हैं। उसके बाद इक्वलिटी बिफोर द लॉ फॉर मैन, यहां भी इन्होंने सिर्फ मैन की बात की। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि नेशनल असेंबली है डिक्लेयर द राइट्स फॉर द मैन वुमेन बोथ मैन एंड वुमेन नन ऑफ द अबव, क्या आएगा? मैन। मैन आएगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग से ही बात की थी मैन की। आगे जाकर जब नेपोलियन बोनापार्ट आता है वो भी सिर्फ मैन की ही बात करता है, लेकिन वो जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका नाम होता है सिविल कोड। तो सिविल कोड में वो कहता है अबाउट द वुमेन राइट कहता है वो, लेकिन मेजर फोकस वो करता है मैन पे भी, ठीक है। तो इस तरीके से नेशनल असेंबली ने एक और पार्ट लिया किसमें, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सबको इक्वल बना जाएगा। अब फॉर द मैन, सिर्फ मैन की बात हो रही है फिर यहाँ पे। और उसके बाद एक और पॉइंट जो है मनी नोबल्स लेफ्ट फ्रांस एंड बिकेम द नोन एज इमर्जेस, जो अभी हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था। ये नेशनल असेंबली की वजह से ही था, क्योंकि बहुत सारे नोबल्स थे उन्होंने फ्रांस छोड़ दिया। इसकी वजह क्या थी, क्योंकि नोबल्स पे अटैक हो रहा था, जहां जहां कोई नोबल था उस पे अटैक हो रहा था। इसी वजह से इन्होंने वहां फ्रांस छोड़ दिया और वो लोग दूसरे मुल्क में चले गए। इनका नाम पड़ा इमिग्रीज, यानी कि इमिग्रीज होता है इमिग्रेंट का प्लूरल, इमिग्रेंट होता है वन, इमिग्रेंट होते हैं बहुत सारे। उसके बाद रिफॉर्म्स इन लोकल गवर्नमेंट, जितनी भी लोकल गवर्नमेंट होती थी, यानी कि अब इन्होंने एक ग्रुप वाइज गवर्नमेंट बनाई। फ्रांस में इन्होंने क्या किया, मतलब प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बनाई, एक पूरा जो हेड था वो अलग बन गया, ठीक है। अपनी एक गवर्नमेंट नेशनल असेंबली एक अलग थी, लेकिन नेशनल असेंबली ने एक छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जिसमें इन्होंने कहा लोकल गवर्नमेंट। जिस तरीके से हमारे इंडिया में फॉर एग्जाम्पल हम उस वक्त हम मोनार्की की बात करें, लेकिन थोड़ा सा रिलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे जो होती है एक पीएम होता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स अलग होते हैं, फिर स्टेट में भी अगर देखें पंचायत अलग होते हैं। इस तरीके से इन्होंने लोकल गवर्नमेंट को रिफॉर्म कर दिया कि जो है फ्रांस की एक अलग हुकूमत ऊपर थी, उसका नाम था नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली के तहत अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट्स थी जो डिफरेंट प्रोविंसेस को डिफरेंट स्टेट्स को चला रहे थे। तो इसके लिए रिफॉर्म यानी कि सोल्यूशन निकाले किस तरीके से आपको चलाना है फ्रांस को। और उसके बाद टैक्सेस लेविड बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ पे, टैक्सेस सिर्फ इस तरीके से लगाए गए कि जो दे सकता है, ये नहीं कि कोई गरीब है उस पर भी टैक्स लगाया। अगर वो बेचारा कोई भी चीज गवर्नमेंट की इस्तेमाल नहीं कर रहा है, फॉर एग्जांपल लैंड इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, गैस इस्तेमाल नहीं कर रहा है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो तब भी उस पर टैक्स लगेगा नहीं। टैक्सेस सिर्फ एज पर द कंडीशन लगाई गई, जो इस्तेमाल कर रहा था गवर्नमेंट की चीज या जिसके पास पैसा होता था, फॉर एग्जाम्पल एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उस पर टैक्स लगेगा, एक मजदूर है उस पर टैक्स क्यों लगेगा, उसको तो गवर्नमेंट पे ही नहीं कर रही है। तो टैक्सेस लेविड बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पे, जो दे सकता था जिसको एबिलिटी होती थी, यानी कि जिस पे गवर्नमेंट टैक्स लगाता था वो इस तरीके से लगाता था कि देखा जाता था क्या इस पे लाजिम टैक्स है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर नहीं लगा जाता। तो ये नेशनल असेंबली ने किया। ये कुछ पॉइंट्स थे जो चेंजेस आए आफ्टर द मोनार्की, जब मोनार्की खत्म होने जा रही थी और नेशनल असेंबली ने अपना जो है प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे आप, देखिए हॉल ऑफ नेशनल असेंबली, ये एग्जाम, ये थोड़ा सा इमेज था, मैंने सोचा दिखा दूं। ये हॉल ऑफ नेशनल असेंबली था, यहाँ पे लोग होते हुआ करते थे। ये थोड़ा सा कुछ मतलब धुंधला सा है, लेकिन इमेज ऐसी है थोड़ी सी पुरानी। ये है हॉल ऑफ नेशनल असेंबली इन पेरिस, नेशनल असेंबली इन पेरिस का हॉल है ये, जहाँ पे नेशनल असेंबली के लोग जो थे, यानी कि जो कॉमन पीपल थे, यानी कि थर्ड एस्टेट के लोग थे, जिन्होंने नेशनल असेंबली को फॉर्म किया था, क्रिएट किया था, ये वो लोग हैं, यहाँ पे वो हुकूमत चला रहे थे। Then after declaration of rights, कुछ चीजें थी जो नेशनल असेंबली ने अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ द मेन, मेन के बारे में इन्होंने कुछ राइट्स प्रमोट किए थे। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब हो गया किसी को नहीं रोका जाता था कि आप इस रिलीजन के हो और इसी रिलीजन में रहो, नहीं, देयर वाज द फ्रीडम, एक आजादी थी कि आप जिस रिलीजन में जाना चाह रहे हो वो उसमें जाओ आप। फ्रीडम ऑफ स्पीच, इससे पहले क्या था, सेंसरशिप था। मोनार्की थी, मोनार्की में ये था कोई बोल नहीं सकता था, सबकी जुबानों पे ताला लगा था। मोनार्की में ये होता है कि अगर किसी के साथ कोई भेदभाव होता है
तो वो इंसान जो है कुछ बोले उससे पहले उसकी जबान काट दी जाती है। ये मोनार्की का मसला था। लेकिन यहाँ पे क्या था, अब सबको बोलने का हक था, फ्रीडम ऑफ स्पीच। देन फ्रीडम ऑफ प्रेस, अब सेंसरशिप खत्म हो गया था। सेंसरशिप था ना, सेंसरशिप में ये था कि जो भी प्रेस पहले कोई भी चीज पब्लिश करे उनको पहले दिखाना पड़ता था सेंसरशिप बोर्ड को। जो लुईस 16 ने बनाया था तो उसको पहले दिखाते थे कि हमें ये न्यूज बनानी है, फिर वो चेक करते थे अगर वो न्यूज वाकई सही है और लुईस 16 के खिलाफ नहीं है तब जाकर उस न्यूज को फिर वो छापते थे अखबार में या कहीं और प्रिंट मीडिया में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि अब इन्होंने नेशनल असेंबली में फ्रीडम ऑफ प्रेस, अब जो प्रेस जिस तरीके से चाहे उसको छपा सकते हैं। देन गारंटीड प्रॉपर्टी राइट्स, अब हर किसी को प्रॉपर्टी के राइट्स की गारंटी मिली। जिसकी जितनी प्रॉपर्टी है उसकी अपनी प्रॉपर्टी मिलेगी और वो अपनी प्रॉपर्टी का अपना हकदार है। मोनार्की में क्या था कि जो लोग नोबल्टी थे उनके पास 20% लैंड था, जो लोग क्लर्जी थे उनके पास 20% लैंड थी, बाकी रेस्ट ऑफ द लैंड जो थी वो कॉमनर्स की थी। लेकिन जो 40% उन 2 एस्टेट के पास थी उनको कोई टैक्स नहीं दिया जाता था, वो लोग उसका टैक्स नहीं दे रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ी मतलब एक डिस्क्रिमिनेशन का बाइस था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब जिसके पास जो प्रॉपर्टी है वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। किसी के पास 10 बीघा लैंड है उसकी अपनी है, वो अपने तेज से चलाए। और उसके बाद एक और चीज, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों चीजें। लिबर्टी मतलब लिबरल, ओपननेस, ओपन माइंडेडनेस लोगों के लिए। इक्वलिटी बराबरी, सब लोग इक्वल है। एंड फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड, सब लोग आपस में एक साथ रहकर मिलकर काम करेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का काम। और उसके बाद राइट ऑफ द पीपल टू क्रिएट लॉज, लोगों का हक दिया गया कि वो लोग भी वो अपने से लॉज बना सकते हैं। वहां पे जो है मोनार्की में जब लुईस 16 था वहां पे किसका हक था लॉज बनाने का? लुईस 16 एंड फर्स्ट एस्टेट, क्लर्जी लोगों का हक था। बस मैंने कहा था ना कि जब जो वहां पे था कि सिविल लॉ जो था, सिविल लॉ वो सिर्फ किन के लिए लागू था? थर्ड एस्टेट के लिए। नोबल्स एंड क्लर्जी के लिए कोई सिविल लॉ नहीं था, वो चर्चेस को बिलोंग करते थे और वो अपने तरीके से जो भी कानून हुआ करता था वो चर्चेज में बनाते थे और जो भी फैसले हुआ करते थे वो चर्चेज में सुनाते थे। लेकिन सिविल लॉ जो था, सिविल लॉ एंड ऑर्डर, वो सिर्फ कॉमन पीपल की थी। तो लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया? राइट ऑफ द पीपल टू क्रिएट लॉज, यहाँ पे लोगों को हक दिया गया, राइट दिया गया कि आप लोग अपने लॉज खुद से बना सकते हो। और लास्ट वन इज राइट टू ए फेयर ट्रायल। ट्रायल मतलब हो गया वन टाइप ऑफ इलेक्शन। अब यहां पे लोगों को हक दिया गया कि वो लोग जो है फेयर, एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के बेसिस पे अब यहाँ पे गवर्नमेंट बनेगी। जो भी लीडरशिप बनेगी वो हमेशा ट्रांसपेरेंसी की बेसिस पे बनेगी। हर इंसान का वोट एक इंपॉर्टेंट वोट होगा, यहाँ मोनार्की नहीं होगी। तो दीज आर द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन जो नेशनल असेंबली ने डिक्लेयर किए, जो नेशनल असेंबली ने बताए। नाउ ये किन के लिए थे? ये राइट्स मैन के लिए। अब नेशनल असेंबली ने कुछ राइट्स जो है वो वुमेन्स के लिए भी क्रिएट किए थे। वो सारे ऐसे राइट्स थे जो वुमेन्स के लिए भी बनाए गए, ठीक है। तो वो राइट्स क्या थे वो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन, ये नेशनल असेंबली ने कुछ राइट्स हैं वो वुमेन्स के लिए बनाए हैं। सबसे पहले जर्नलिस्ट ओलंपिया दी जर्नलिस्ट, ये एक जर्नलिस्ट थी, ये एक वुमेन जर्नलिस्ट थी, याद रखना। शी वॉज ए वुमेन जर्नलिस्ट, फ्रांस में उस वक्त ये थी, ठीक है। तो इसने क्या कहा है? इसने लिखा है कि argued in her declaration of the rights of the women that women are equal citizens and should be benefit from the governmental reforms just as men। इसने उस वक्त, क्योंकि जर्नलिस्ट को इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने प्रेस को फ्री कर दिया था, अब सेंसरशिप नहीं थी। अब किसी को कोई जबरदस्ती से अगर कोई कुछ छपा रहा था तो उसको सेंसरशिप रोक नहीं सकता था, क्योंकि नेशनल असेंबली ने सबको फ्री कर रखा था। तो एक जर्नलिस्ट थी, एक वुमेन थी, उसका नाम था ओलंपिया डी ग्रोज। उसने क्या कहा? उसने आर्ग्यू किया है। आर्ग्यू मतलब उसने एक बात रखी अपनी, कहा कि अगर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स की बात कर रही है नेशनल असेंबली तो वुमेन्स भी तो सिटीजन्स हैं, वुमेन्स आर आल्सो सिटीजन्स ऑफ द फ्रांस, तो उनको भी इक्वल स्टेटस, इक्वल राइट्स दिए जाए जिस तरीके से मैन को दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा, ये जर्नलिस्ट ने कहा है। उसके बाद मैडम जैनी रोनाल्ड एक और थी, उसने क्या कहा? ऑल्सो सर्व्ड एज ए लीडर इन द वुमेन्स राइट्स मूवमेंट एंड वाज एबल टू हैवीली इन्फ्लुएंस हर हस्बैंड। उसका हस्बैंड था गवर्नमेंट ऑफिशियल। ये नेशनल असेंबली की यानी कि थर्ड एस्टेट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये भी एक जर्नलिस्ट थी, इसने भी ये कहा
कि अगर वुमेन्स की बात हो रही है तो वुमेन्स आर आल्सो द सिटीजन्स ऑफ द फ्रांस, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी है, उनका भी हक है कि उनको प्रॉपर राइट दिया जाए। और जिस तरीके से फिर इसने क्या किया, अपने इसका जो हस्बैंड था गवर्नमेंट ऑफिशियल था, तो ये वो भी उसको अपने उस मूवमेंट में साथ रही जो मूवमेंट उसके हस्बैंड ने स्टार्ट की थी अबाउट अगेंस्ट द मोनार्की, मोनार्की के खिलाफ जो इसने मूवमेंट स्टार्ट की थी, वो मूवमेंट में इसको इसकी वाइफ ने भी साथ दिया है। तो दैट्स व्हाई शी टोल्ड कि वुमेन्स को भी इक्वल राइट दिया जाए जिस तरीके से मैन को दिया जा रहा है, बिकॉज आई हैव आल्सो सपोर्टेड माय हस्बैंड इन द मूवमेंट। देन वुमेन डिड गेन सम राइट्स। इसके बाद क्या हुआ कि अब फ्रांस में क्या हुआ कि वुमेन को कुछ राइट्स मिले, फ्रेंच रेवोल्यूशन, बट दीज वर डिजिग्नेटेड फॉर द पर्पस अदर देन लिबरेटिंग वुमेन। ये राइट्स कुछ ऐसे राइट्स थे जो कि एक परमानेंट राइट्स नहीं थे, यानी कि वुमेन्स को लिबरेट नहीं करना था इनको। ये लोग चाह रहे थे कि सिर्फ मेन जो थे वो मेन लिबरेट हो जाए, जो लोग आदमी लोग हैं, जो मेन है, मेल पर्सन है, वो सिर्फ लिबरेट हो जाए, वो सिर्फ ओपन माइंडेड रहे, क्योंकि वो कॉमन वो जो है हर किसी लड़ाई में सामने होते हैं, वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, वो लड़ाइयाँ लड़ते हैं, वो जॉब्स करते हैं, वो घर का काम करते हैं, वो मजदूरी करते हैं, इनका ये सोचना था। तो इन्होंने क्या कहा, ठीक है, अब जब ये लोग कह रहे हैं, जैसे ओलंपिया डे गोज एंड मैडम जेनी रोनाल्ड जो है, इन्होंने जब जर्नलिस्ट थे ये, इन्होंने जब अपनी बातें रखी, तो फिर तब जाकर जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन में नेशनल असेंबली ने कुछ राइट्स जो है वो वुमेन्स को दिए, ना कि उनको लिबरेट करने के लिए, बल्कि उनको सिर्फ राइट्स दे दिए। और वो राइट क्या था, सबसे पहले वुमेन कुड इनहेरेंट प्रॉपर्टी बट only because doing so weakened feudalism and reduced wealth among the upper classes। वुमेन जो है सिर्फ इनहेरेंट प्रॉपर्टी, ये लोग सिर्फ प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी रख सकते हैं, बट ना कि बिकॉज डूइंग सो वीकनेस, इनका जो है प्रॉपर्टी अगर इनके पास रहेगी तो ये लोग वीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी संभालने वाले जो होते हैं वो मैन होते हैं, अगर इनके पास प्रॉपर्टी रहेगी तो इसका संभालना इनके बस की बात नहीं है, और इनको इसका टैक्स भी देना पड़ेगा, और टैक्स देने के लिए इनको इस जमीन पे काम करना पड़ेगा, जो कि इनके बस की बात नहीं है। बस क्या कर सकते हैं, इनको हम जमीन दे सकते हैं, ये इनहेरेंट कर सकते हैं, यानी कि जमीन ये रख सकते हैं, बस इतना इनको राइट दिया जाएगा, उस पे काम, और उसको ऑनर, यानी कि ओनरशिप उस जमीन की नहीं मिलेगी। दूसरा, डाइवोर्स बिकेम इजियर बट ओनली टू वीकन द चर्च कंट्रोल ओवर द मैरिज। एक और चीज थी जो वुमेन्स की वहां पे एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, डाइवोर्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो डाइवोर्स बिकेम इजियर, ये एक चीज थी कि डाइवोर्स को इजियर बनाया है। जो इससे पहले क्या था, डाइवोर्स एक बहुत ही कठिन प्रोसेस हुआ करता था, तो इन्होंने क्या किया, डाइवोर्स, अगर कोई वुमेन किसी एक इंसान के साथ नहीं रहना चाहती है तो उसको इजीली डाइवोर्स दे सकती है। कोई भी मैन उसके लिए फुलफिल कंडीशन नहीं कर रहा है, या उसके लिए कोई भी चीज उसके लिए प्रॉब्लम कर रहा है, तो वुमेन का राइट है, वो इजिली डाइवोर्स दे सकती है, बट ओनली टू वीकन द चर्च। हाँ, इसको एक चीज रखा है कि चर्च इसको कंट्रोल कर सकता है, यानी कि इनकी जो रिलीजियस प्लेस थी, द प्रीचिंग प्लेस, चर्च जो थी, उसके कायदे कानून के तहत डाइवोर्स वुमेन दे सकती है, लेकिन चर्च के कायदे कानून के तहत, अंडर द कंट्रोल ऑफ द चर्च, ठीक है। और मैरिजेस जो होंगे वो भी चर्च में हुआ करेंगे। ये कुछ थोड़ा सा पॉइंट्स थे जो इन्होंने कहा कि वुमेन के लिए ये है, डाइवोर्स दे सकती है और प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं। तो ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स थे किनके, वुमेन्स के। क्योंकि वुमेन्स के राइट्स इसलिए इन्होंने प्रोलॉन्ग किए, जो वहां जर्नलिस्ट थे, ओलंपिया डी गोज एंड मैडम जेनी रोनाल्ड, ये दो जर्नलिस्ट थे वुमेन्स में, जिन्होंने आर्ग्यू किया, जिन्होंने न्यूज पहुंचाई नेशनल असेंबली तक कि वुमेन्स आर द सिटीजन ऑफ द फ्रांस आल्सो, वो भी तो एक सिटीजन के तौर पे यहाँ रह रहे हैं, उनका भी तो हक है कि उनके राइट्स मिले। तब जाकर फिर उनको ये कुछ राइट्स जो है यहाँ पे प्रोलॉन्ग किए गए। देन आफ्टर अगर हम बात करेंगे आगे, नाउ एंड ऑफ द स्पेशल प्रिविलेजेस, ये तो इससे पहले थोड़ा सा हमें आइडिया आ गया था, एंड ऑफ द स्पेशल प्रिविलेजेस यानी कि नोबल्स एंड क्लेरिजीज का जो भी प्रिविलेज था वो खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब हम यहाँ तफसील से पढ़ेंगे, इसको अच्छे से एकदम इलॉबरेट करेंगे। चर्च लैंड्स वर सीज्ड, डिवाइडेड एंड सोल्ड टू द पीजेंट। जो भी चर्च लैंड्स थी, चर्च किसको बिलोंग करता था, चर्चेस के कौन लोग थे जी, क्लर्जी। देखो, जो भी चर्चेस की लैंड हुआ, चर्चेस मतलब वो लैंड नहीं जिन पे चर्च बनता था, नहीं, जिन पे चर्च बना था वो तो बने हुए थे, लेकिन बाकी जो लैंड चर्चेस को बिलोंग करती थी
यानी कि जो क्लर्जी लोगों ने अपने अंडर ले रखी थी कि ये लैंड हमारी है, वो सारी की सारी लैंड को सीज कर दिया गया। सीज मतलब उसको नेशनल असेंबली ने अपने अंडर ले लिया और उसको डिवाइड कर दिया और बेच दिया किसको, पीजेंट, जो बेचारे फार्मर थे जिनके पास जमीन ही नहीं थी, जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। तो इन्होंने पीजेंट उसको डिवाइड करके सोल्ड कर दिया कि लो भाई आपको जमीन लेनी है तो ले लो, पैसा दे दो और ले लो और कमा लो। सबसे पहला काम ये किया है। ये प्रिविलेज यानी कि फर्स्ट एस्टेट क्लर्जी वालों का जो पहला प्रिविलेज था, चर्चेस की जो लैंड थी वो सिर्फ हमेशा उनकी ही रहती है, सबसे पहला प्रिविलेज उनको खत्म कर दिया कि लैंड को डिवाइड कर दिया। उसके बाद सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी, यानी कि जो सिविल कॉन्स्टिट्यूशन क्लर्जी ने बनाया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सिर्फ सिविल, जिसमें क्लर्जी लोग जो थे यानी कि फर्स्ट एस्टेट लोग थे, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे। उसको क्या कर दिया, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी रिक्वायर्ड दैट चर्च ऑफिशियल्स बी इलेक्टेड बाय द पीपल। अब ये था कि क्लर्जी लोग जो थे उसको खत्म कर दिया गया था, और वो जो सिविल कॉन्स्टिट्यूशन था उसके तहत ये था कि जो भी लोग चर्च में रहेंगे वो सिर्फ सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी ट्राई करेगा। पहले ये हुआ था मोनार्की में, लेकिन उन्होंने क्या कहा, नहीं, अब जो चर्च ऑफिशियल्स हैं उसमें जो लोग इलेक्ट हो जाएंगे वो लोग इलेक्ट करेंगे, ना कि क्लर्जी पीपल, और ना कि वो लोग जो ऑलरेडी क्लर्जी में थे वो लोग नहीं रहेंगे। अब जो चर्चेस को बिलोंग करेंगे लोग, वो लोग खुद तय करेंगे कि कौन लोग वहां पे जाएंगे, विथ सैलरीज पेड बाय द गवर्नमेंट, और उनको सैलरी दी जाएंगी एज पर, उनको अच्छी सी सैलरी दी जाएगी, ना कि जो थे पहले क्लर्जी लोग थे उनको सैलरी दी जाती थी और वो फिर वापस उसमें कोई भी टैक्स पे नहीं करते थे। तो अब जो है क्लर्जी लोगों को वो स्टेटस खत्म कर दिया गया। अब वहां पे जो चर्चेज में जो लोग रहेंगे वो पीपल जो है खुद डिसाइड करेंगे, कॉमन पीपल, नेशनल असेंबली वाले, और उनको एक सैलरी भी दी जाएगी, मंथली उनको सैलरी दी जाएगी अच्छे से। देन 2/3 ऑफ चर्च ऑफिशियल्स फ्लीड द कंट्री। देखिए यहाँ पे कम से कम 2/3 ऑफ, यानी कि बहुत सारे, हम ये कह सकते हैं कि 100 में से 30 लोग, 100 में से 25 लोग, इस तरीके से क्लर्जी में से वो लोग, यानी कि चर्च ऑफिशियल तो क्लर्जी हो गए, चर्च ऑफिशियल ऑलरेडी क्लर्जी हो गए, क्या चर्चेस बिलोंग करते थे क्लर्जी लोगों को। तो चर्च ऑफिशियल जो थे यानी कि क्लर्जी लोग थे, कम से कम आधे से ज्यादा लोग वो भी चले गए, है ना, फ्लीड द कंट्री रादर देन स्वेयर एलिगेंस टू दिस। ये मानना उनको गवारा नहीं था कि जो सिविल कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उनको ऑर्डर था कि चर्चेस में सिर्फ क्लर्जी लोग रहेंगे, लेकिन नेशनल असेंबली ने वो स्टेटस खत्म कर दिया और ये कहा कि आज से चर्चेस में जो लोग रहेंगे वो कॉमन पीपल रहेंगे, यानी कि लोग डिसाइड करेंगे कौन रहेगा। तो ये चीज इनको पसंद नहीं थी, ये चीज इनके बेयरेबल नहीं थी, बर्दाश्त से बाहर थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंट्री छोड़ दी और चले गए वहां से चले गए 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो चर्चेस को बिलोंग करते थे। उसके बाद ऑल फ्यूडल ड्यूज एंड टीथ्स वर इराडिकेटेड। फ्यूडल ड्यूज वही हो गई, वही ड्यूज हो गई जो किसी कमोडिटी पे लगते थे, और दूसरी चीज टीथ मतलब चर्च टैक्स, जो चर्चेस को टैक्स देना पड़ता था लोगों को। ये दोनों टैक्सेस जो है इसको इराडिकेट मतलब क्या हो गया, खत्म कर दिया, अब किसी पे नहीं लग रहा। और तीसरी चीज ऑल स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट वर एबोलिशन। दोनों एस्टेट, फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट जो है उनके जितने भी प्रिविलेजेस थे सारे के सारे प्रिविलेजेस खत्म कर दिए गए। अब किसी को कोई प्रिविलेज नहीं था, कोई क्लर्जी और कोई नोबेलिटी नहीं था। नाउ एवरीवन इज द सिटीजन ऑफ द फ्रांस, हर कोई सिटीजन ऑफ फ्रांस। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे इसको, इजंट इट? हाँ थोड़ा सा पार्ट, हाँ बेटा अब थोड़ा सा पार्ट रह गया, अब नेपोलियन का पार्ट आएगा आगे, डायरेक्टरी एंड नेपोलियन आएगा, वो थोड़ा सा बस 2-4-5 स्लाइड्स है क्योंकि टाइम भी हो गया है, इट्स 3:57। थोड़ा सा मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा जो हमने आज डिस्कस किया है, उन चीजों को थोड़ा सा एक बार फिर रिपीट करके मैं आपको समझा दूं कहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया था। देखिए ये वाला पोर्शन था जो हमने डिस्कस किया था, यहाँ से टेनिस कोर्ट, आप लोग चाहो तो इसको अभी से यहाँ से एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो हर एक चीज का, मैं यहाँ से एक्सप्लेन करते जाऊंगा। देखिए टेनिस कोर्ट जो था, टेनिस कोर्ट में ओथ लिया गया और टेनिस कोर्ट में नेशनल असेंबली बनाई गई। टेनिस कोर्ट में नेशनल असेंबली किसने बनाई, थर्ड एस्टेट ने बनाई। और लुईस 16 ने एक मीटिंग कर दी थी कि वहां पे कहा था कि जो नेशनल असेंबली है इसके लोग बाकी लोगों से मिलकर इलेक्शन फ्रेम करें। जो कि मैंने कल कहा था वो एक सिर्फ धोखा था, वो कुछ नहीं था। आगे जाकर
लोगों को जब पता चलता है तो फिर वो लुईस 16 को भगाने की यहाँ से बहुत कोशिश करते हैं, लुईस 16 भाग जाता है। इसी तरीके से जो है दूसरा पॉइंट जो है हमारा, देखिए दिस वाज द टेनिस कोर्ट जो हमने आज पढ़ा। टेनिस कोर्ट मेनली ये था जहाँ पे ओथ लिया गया था और वहाँ पे जो है नेशनल असेंबली कायम कर दी गई। दिस आर द 4 फेजेस, फ्रेंच रेवोल्यूशन के 4 फेजेस हैं ये। पहला फेज नेशनल असेंबली है जो 1789 और 1791 तक रही। उसके बाद नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली आती है 91 से 92, उसके बाद कन्वेंशन आता है 92 से 95 और उसके बाद डायरेक्टरी आती है। देन उसके बाद नेशनल असेंबली को हमने पढ़ा कि नेशनल असेंबली जो है कौन से डे पे स्टार्ट हुई और किस नेशनल असेंबली में कौन से ओथ्स जो है वो लिए गए थे, वो चीजें हमने पढ़ी एक एक साथ। ठीक है, लुईस 16 जो है, लुईस 16 नेशनल असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन को वो पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको पता था अगर नेशनल असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, फ्रेम हो गया, तो मुझे गवर्नमेंट छोड़नी पड़ेगी। जिसकी वजह से उसने ऑर्डर दे दिया किसको, ट्रूप्स को। ये कहा कि आप नेशनल असेंबली के इस कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करो, बंद करो, लोगों को वहीं पे मारो किसी भी तरीके से। और वो न्यूज कहाँ पहुंची, पेरिस। ठीक है, वो न्यूज पेरिस पहुंची और बेस्टल एक जगह है पेरिस में, वहां पे एजिटेशन स्टार्ट हो गया इसके खिलाफ। जो लुईस 16 ने ये कहा था कि नेशनल असेंबली के खिलाफ वहां पे ट्रूप्स भेज दिए थे। ठीक है, देन अपराइजिंग इन द पेरिस। इस न्यूज से जब उनको पता चला कि नेशनल असेंबली के खिलाफ जो है लुईस 16 ने फोर्सेस भेजे हैं, तो वहां पे अपराइजिंग स्टार्ट हो गई, यानी कि एजिटेशन स्टार्ट हुई है पेरिस में। क्या हो गया, सबसे पहले एजिटेशन 1789 में 14 जुलाई में, और पेरिस ने एक अपनी गवर्नमेंट बनाई जिसका नाम इन्होंने रखा कम्यून, और छोटे छोटे ग्रुप्स जिसका नाम रखा इन्होंने फंक्शन। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इस अपराइजिंग की वजह से पूरे फ्रांस में तहलका मचा, जिसकी वजह से क्या हुआ, नोबल्स को अटैक हुआ और जितने भी टैक्सेस थे वो नहीं दे रहे थे ये लोग। और साथ साथ में वहां पे जो नोबल्स है उन्होंने कंट्री छोड़ दी जिनका नाम पड़ा इमिग्रीज। और लुईस 16 को ये कहा गया कि अब फ्रांस का नया फ्लैग आपको होस्ट करना है, यू हैव टू बी होस्ट द न्यू फ्लैग ऑफ द फ्रांस। सर सारे नॉवेल्स और क्लर्जी ने क्यों नहीं छोड़ी कंट्री, मतलब कुछ नहीं क्यों छोड़ी? हाँ, एक्चुअली देखो क्या होता था, देखिए बुरे लोग कुछ ही होते हैं। नोबल्स में भी कुछ ऐसे लोग थे जो नेशनल असेंबली को ज्वाइन करते हैं बाद में। ये वो लोग थे जो कभी मतलब कॉमन पीपल को कभी बुरा नहीं मानते थे या कभी बुरा नहीं कहते थे। उनको भी वहां पता था ना, सिर्फ वो लोग थे जो क्लर्जी और नोबल्टी में से वो लोग थे जो हायर पोस्ट पे थे। अब नोबल्टी में भी कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं हुआ था, जो प्रॉपर्टी लेस थे, जिनके पास भी ज्यादा प्रॉपर्टी, लेकिन वो नोबल्टी में आते थे। उनको लेना देना नहीं था कि लुईस 16 जो है इनके साथ मोनार्की में क्या करता है, कौन सी प्रॉब्लम कर रहा है। ये वही लोग थे जो कंट्री छोड़ के नहीं चले गए। कंट्री छोड़ के वो लोग चले गए जिन्होंने कॉमन पीपल पे जुल्म किया था, और कॉमन पीपल को पता था कि कौन कौन लोग हैं नोबल्टी में जिन्होंने हम पे जुल्म किया था। होता है ना, देखिए हम ये कहेंगे कि गवर्नमेंट में कुछ ही लोग होते हैं जो टॉर्चर कराते हैं, कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो बिल्कुल कौम की बात करते हैं, जो लोगों का सोचते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे लीडर्स हुआ करते हैं जो कौम को जुल्म में डालते हैं, जो कौम पे टॉर्चर करते हैं। तो सिर्फ वो लोग जो नोबल्टी और क्लर्जी में कॉमन पीपल पे जुल्म करते थे वो लोग चले गए, क्योंकि उनको पता था अब हमें जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि अब कॉमन पीपल की नेशनल असेंबली आ गई, उसमें हमें मरना ही मरना है। इसीलिए उन्होंने अपना बोरिया बसर बांध कर वो लोग चले गए वहां से। ठीक है, ओके सर। हाँ, देन हम बात करेंगे चेंजेस, कौन कौन सी चेंजेस आई थी। देखिए, एबोलिशिंग द गिल्ड एंड लेबर, ये मैंने कहा कि जो जितने भी वहां पे ग्रुप थे उनको एबोलिश किया। नेशनल असेंबली ने स्पेशल प्रिविलेज को खत्म कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1791 में, और डिक्लेरेशन ऑफ मैन राइट्स की बात की, इक्वलिटी बिफोर लॉ मैन की बात की उन्होंने। और क्या कहा, मनी नोबल्स जो है वहां से चले गए, जो मैंने कहा। रिफॉर्म्स इन द लोकल गवर्नमेंट इन्होंने बनाई वहां पे, तो उसमें रिफॉर्म यानी कि सोल्यूशन इन्होंने निकाले कैसे गवर्नमेंट चलानी है। और टैक्सेस जो थे उसको क्या किया, सिर्फ टैक्सेस एज पर द एबिलिटी, जिस पे टैक्स लागू हो रहा था पहले देखते थे क्या ये वाकई में इसको टैक्स देना चाहिए नहीं देना चाहिए था। ऐसे नहीं कि सब कॉमन पीपल पे टैक्स लगा दिया या सब नोबल्टी या क्लर्जी पे, नहीं, जिसके ऊपर टैक्स लग रहा था उसी पे टैक्स लगा दिया। देन आफ्टर ये है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स टू द मैन, ये हमने डिस्कस किया है कुछ राइट्स जो थे। अबाउट द राइट्स ऑफ द वुमेन के राइट्स हमने कहा, जैसे वो सिर्फ प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं, दे कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टी ओनली। ठीक है,
लेकिन ओन नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं, और साथ साथ डाइवोर्स उनके हक में है कि वो डाइवोर्स दे सकते हैं। डाइवोर्स को इन्होंने फीजिबल बना दिया। देन आफ्टर एंड ऑफ द स्पेशल प्रिविलेज हमने पढ़ा कि स्पेशल प्रिविलेज जो था, यानी कि क्लर्जी एंड नोबिलिटी के जो स्पेशल प्रिविलेजेस थे उनको कैसे खत्म कर दिया, एंड कैसे कर दिया इनको। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर जो हमने पढ़ा, और इसका डीपीटी भी आज पहुंचेगा आपको करना होगा वो डीपीटी, और वो जो पिछले वाले डीपीटी का क्वेश्चन था उसको मैं चेंज करा दूंगा, नन ऑफ द अब उसमें आंसर आएगा। तो अच्छे से समझ में आया आज का लेक्चर? यस सर। Yes, sir. हाँ ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Sir, can you send the PPT of this lecture? हाँ बेटा, मैं इसका पीपीटी जरूर शेयर करूंगा, बस ये लेक्चर जब खत्म हो जाएगा उसके बाद पीपीटी में आपको ही भेज दूंगा। अभी ऐसी पीपीटी क्लास 10 के लिए भी है। हाँ सर 10 का कौन सा क्या आवाज नहीं आ रही बेटा हरीश? तो इसके बाद नेशनलिज्म इन यूरोप। हाँ वेरी गुड, हाँ इसके बाद नेशनलिज्म इन यूरोप है, बिल्कुल। नेशनलिज्म इन यूरोप जो है वो इससे लिंक करता है आगे, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट का जब रूल खत्म होता है ना, नेपोलियन बोनापार्ट का रूल कब खत्म होता है? Sir, 1815. 1815। और नेशनलिज्म इन यूरोप जो है वो 1815 से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि 1815 में ही जो है फ्रांस के कुछ लोग हैं, तीन ग्रुप्स बनते हैं, 3 ग्रुप्स, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, और उन्हीं के बेसिस पे फिर फ्रांस में जो यूरोप में नेशनलिज्म आता है, नेशनलिज्म इन यूरोप उनके बेसिस पे ही आता है। आगे जाकर उन्हीं 3 ग्रुप्स को हमें डिस्कस करना है, क्योंकि वो 3 ग्रुप जो है वो फ्रांस के ही बेसिस पे निकलते हैं, इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन से वो निकल के आते हैं वो 3 ग्रुप्स। दैट इज वाई फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम लिंक करेंगे किससे? नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके हाँ बेटा। सर क्या आप सब 9th के चैप्टर्स पढ़ाएंगे सर, फिर उनको 10th से लिंक करेंगे या? नहीं, नॉट एवरी लेसन, जो चैप्टर लिंक होगा वही चैप्टर ओनली, नॉट एवरी लेसन। ओके सर, थैंक यू सर। जो लिंक होगा वो करेंगे, बाकी जो सेपरेटली होगा उसको सेपरेटली पढ़ेंगे। ओनली दो चैप्टर्स वी विल स्टडी कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 9th to 10th, दे आर लिंकिंग टुगेदर, जिनका कंटेंट या कॉन्सेप्ट आपस में मैच होता है। इसी वजह, ताकि देखिए जब आप ये लेसन कंप्लीट करोगे ना, आपके दिमाग में एकदम से क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, और नेशनलिज्म इन यूरोप जब पढ़ेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी लिंक करना से, क्योंकि उसका आधा से ज्यादा जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, इसी वजह से लिंक कर रहे हैं। ओके, so let's leave the class. Yes. Okay. आपको मिल जाएगा डीपीटी, आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।